हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम मारूक और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करेंगे, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसके ऑर्गन्स। ठीक है, सो स्टार्ट करें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसके ऑर्गन्स। सो पहले अगर बात करें और सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है, जो सिंपल लैंग्वेज है, जो एग्जामिनेशन के लिए बड़ी आवश्यक है हमारे लिए। यूनाइटेड नेशन बनी कैसे ये आइडिया आया कि चलो यार एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे कस्टोडियन ऑफ वर्ल्ड कहेंगे, जिसे गार्डियन ऑफ वर्ल्ड कहेंगे, जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करेगी, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके ऊपर एक लॉ, इंटरनेशनल लॉ रहेगा। ठीक है, ये आइडिया इरप्ट हुआ जब दुनिया ने दो वॉर्स देखी। तो एज यू नो कि हमने अभी तक ह्यूमैनिटी ने दो वॉर्स देखी हैं बहुत बड़े स्केल पर। एक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसका जो आरंभ होती है 1914 में और खत्म होती है 1919 पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर है जिसने तो और ज्यादा डिवास्टेशन को एड ऑन किया, जो स्टार्ट होती है 1939 में और खत्म होती है 1945 पे, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दो न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंकता है ऑन द सिटीज ऑफ जापान, दैट इज नागासाकी एंड हिरोशिमा। क्लियर है? अब ऐसा नहीं कह सकते, इट इज टेक्निकली इट इज क्वाइट रॉन्ग कि हम ये कहें कि दुनिया ने यूनाइटेड नेशन बनने से पहले कभी ये सोचा ही नहीं कि हमें इंटरनेशनल एक लॉ सिस्टम की, इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। ऐसा सोचा था, लीग ऑफ नेशन सोचा था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी गई या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में बनाई गई, पर लीग ऑफ नेशन बहुत अनसक्सेसफुल रही। देखो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी के यूरोपियन कंट्रीज का। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की वर्ल्ड का, और इस सिनेरियो में इंडिया अभी आजाद भी नहीं है। ठीक है, इंडिया दोनों वॉर्स में पार्टिसिपेट करता है ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स, एज यू नो। सो व्हाट हैज हैपेंड राइट नाउ इन दिस सिनेरियो कि जो लीग ऑफ नेशंस थे वो अनसक्सेसफुल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जितने भी ये लीडर्स थे, जितनी भी ये पावर्स थी, दुनिया उस टाइम पे दो जोन्स में बढ़ चुकी थी, और यहां पर मिलिट्री, जो जितनी अच्छी मिलिट्री पावर दिखा सकता है वो उतना ही पावरफुल नेशन है। तो एक सॉर्ट ऑफ रेस थी कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है, और इस पावर के चक्कर में, इस पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करने के चक्करों में ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दो न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंक दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिसका असर आज भी आप उन सिटीज पर दिख सकते हैं। सो डिवास्टेशन और जो डिस्ट्रक्शन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हुई, उसका मैग्नीट्यूड अनइमेजिनेबल था। तो वर्ल्ड को इतना तो समझ आ चुका था कि अगर अब हमने वॉर नहीं रोकी तो ह्यूमैनिटी को बचाना नामुमकिन हो जाएगा और हम डायनासोर्स के एरा में वापस चले जाएंगे। ठीक है, सो ह्यूमैनिटी को बचाना और वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट ना करे, इससे बर्थ होता है, जन्म लेती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब सिंपल सी बात करते हैं, 50 गवर्नमेंट्स मेंबर स्टेट्स मिलती हैं सैन फ्रांसिस्को में, 1945 की बात है, 25 अप्रैल की बात है, चार्टर पास होता है। ठीक है, और फाइनली अगर हम कहें कि चार्टर इफेक्ट में कब आता है, तो आता है 24 अक्टूबर 1945। तो दो आप डेट्स को याद रख लीजिए, 25 अप्रैल 1945 जब चार्टर पास हुआ, और इफेक्ट में कब आया, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर ही हम लोग एनुअली उसको यूनाइटेड नेशन डे कहते हैं। अब बात आती है कि यूनाइटेड नेशन के फंक्शंस हैं क्या, यूनाइटेड नेशन बनी क्यों, क्या मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था, कोई तो दिमाग होगा ना। फंक्शंस सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बताते हैं कि मेंटेन करना है इंटरनेशनल सिक्योरिटी को, मेंटेन करना है इंटरनेशनल पीस को, रोकना है दुनिया को तीसरी वर्ल्ड वॉर के लिए, और प्रोटेक्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एजेंडा है यूनाइटेड नेशन का, वो प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करनी है, इंटरनेशनल लॉ बनाना है जो सभी लॉ से सबसे ऊपर बैठेगा। दैट इज व्हाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है इसमें। ठीक है, राइट नाउ जब बनी थी तो 51 मेंबर्स थे, 2011 तक इसके मेंबर्स ने ग्रू किया है, आज मेंबर स्टेट्स यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, वो हैं 193। यूनाइटेड नेशन की स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर जब बनी थी यूनाइटेड नेशन तो 6 ऑर्गन्स थे। ठीक है, ऑर्गन माने ये ह्यूमन बॉडी है और इसके हाथ, लातें, सर, ये ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन सिस्टम समझ आता है? ठीक है, ह्यूमन बॉडी तो समझ लेना है। वैसे यूनाइटेड नेशन एक बॉडी है
उसके 6 ऑर्गन्स थे जो काम अलग अलग प्रकार का करते हैं, जैसे हाथ लिखने का काम कर रहा है, पाँव चलने का काम कर रहा है, दिमाग सोचने का काम कर रहा है, ठीक है। सो स्किन है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। क्लियर है बात? तो यूनाइटेड नेशन के भी 6 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। जो छठा ऑर्गन है ना, उसके बारे में हम अच्छे से बात करते हैं। पहले आप 5 ऑर्गन्स को देखिए। अगर आप प्रेजेंटली बात करें कि दोस्तों प्रेजेंटली यूनाइटेड नेशन की सिर्फ 5 हैं। जब यूनाइटेड नेशन बनी तो 6 थे, आज अभी करंटली अगर बात करें तो सिर्फ 5 है। तो आप पूछेंगे कि छठे को क्या हुआ? तो छठे को कुछ हुआ नहीं, एक्चुअली छठा बना गया था, वो था ट्रस्टीशिप काउंसिल। वो बना गया था कॉलोनीज के लिए। आप यूरोपियन 19th सेंचुरी में देखिए तो कॉलोनीज थी ना, इंडिया भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, और कॉलोनियल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रस्टीशिप काउंसिल बना था। जब कॉलोनी ही नहीं रही, कोई किसी की कॉलोनी नहीं रही, तो इस ऑर्गन का कोई मतलब नहीं था, तो ये अनऑपरेशनल हो गया 1994 में, जब लास्ट जो टेरिटरी थी उसको आजादी मिल गई, और लास्ट टेरिटरी थी पलाव, उसको आजादी जब मिली तो ये जो छठा ऑर्गन था ये अनऑपरेशनल हो गया। आज यूनाइटेड नेशन की 5 ऑर्गन्स है। जनरल असेंबली सबसे ऊपर आती है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट कैसा हो गया? आपने हमारा जम्मू का सेक्रेटरीट देखा है या कश्मीर का सेक्रेटरीट देखा है? सेक्रेटरीट करता क्या है? तो लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, पता है कि नहीं पता है? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, राइट। लेजिस्लेचर लॉ बैठकर बनाता है पार्लियामेंट में, उसको एग्जीक्यूटिव करता है, जिसमें से एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आते हैं, ठीक है। सो सेक्रेटरीट्स में बैठते हैं आपके सेक्रेटरीज जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सेक्रेटरीज उन लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द जनरल पब्लिक। सो सेक्रेटरीट का भी, ये तो हम एक स्टेट या यूटी की बात कर रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशन की जब हम सेक्रेटरीट की बात कर रहे हैं उसका भी सिमिलर, वो भी सिमिलर इसी फंक्शनैलिटी पे वर्क करती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव आप बॉडी कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन की। चलिए प्रिंसिपल्स, ऑर्गन्स देख लेते हैं और इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, फिर थोड़ा सा इसको हम डिग इन करेंगे। सबसे पहले हम जनरल असेंबली को उठाते हैं, तो व्हाट इट एक्चुअली डज, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि इट्स एन असेंबली, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, स्टेट्स अगेन दे हैव नेवर यूज्ड कंट्रीज, इन्होंने बोला मेंबर स्टेट, ठीक है। तो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, और ये तमिलनाडु ओडिशा की बात नहीं हो रही है, इंडिया, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसी बातें हो रही है, ठीक है। तो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनकी असेंबली ये कंडक्ट करती है, ये रिकमेंडेशंस देती है। एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही क्या करता है? रिकमेंडेशन देता है, प्रपोजल देता है, प्रपोज करता है किसको? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। ये डिसाइड करती है या प्रपोजल देती है कि किन न्यू मेंबर्स को हम ऐड करेंगे। बजट, अब अगर ह्यूमैनिटेरियन काम करना है या कंट्री की मदद करनी है, किसी डेवलपिंग कंट्री को लोन देना है, तो पैसा चाहिए, ठीक है। सिमिलर पैटर्न है जैसे हमारा बजट होता है, फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट कर देता है, ठीक है, पार्लियामेंट में, उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी बजट को फॉर्म करती है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट हैं जिनके पास वीटो पावर्स हैं, और 10 नॉन परमानेंट है जो हर 2 साल के बाद री इलेक्ट होते रहते हैं। एंड ये इलेक्ट करती है नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑल मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को, सेक्रेटरी जनरल को जो फॉरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, 15 जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और हर एक कंट्री का एक वोट होता है जनरल असेंबली में। यूएन सेक्रेटरीट की बात करें, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, यूएन सेक्रेटरीट इज व्हाट? एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो सिर्फ सपोर्ट करती है अदर बॉडीज को, ठीक है। सो व्हाट इट डज इज दैट कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करेगी, जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है उसकी कॉन्फ्रेंस को, 2 कंट्रीज को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी, रिपोर्ट्स लिखेगी, बजट के लिए प्रपोजल स्टडीज प्रिपरेशन करेगी, बजट को एग्जीक्यूटिव ही एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है ना बजट प्रपोज, फाइनेंस मिनिस्टर खुद बैठ के थोड़ी बजट लिखता है, ठीक है। चेयरपर्सन जो सेक्रेटरीट का होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है, जैसे हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, वो इलेक्ट किया जाता है बाय द जनरल असेंबली। टर्म क्या रहती है दोस्तों? सिर्फ 5 साल की टर्म रहती है। यूनाइटेड नेशन का सबसे इंपॉर्टेंट या फॉरमोस्ट या सबसे ऊपर वाला रिप्रेजेंटेटिव होता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिमिलर पैटर्न हमारे जस्टिस जैसे होते हैं, इसमें 15 जजेस होंगे। अब इसका काम क्या है? क्योंकि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है तो ये रिजॉल्व करेगा मैटर्स बिटवीन द 2 मेंबर स्टेट्स।
States, again, I'm not referring to Jammu Kashmir or Himachal Pradesh or other things. I am referring to Britain, these countries. So इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हर 15 जज इसमें इलेक्ट होता है, जो इलेक्ट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 9 साल के लिए। फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट अगर ऑर्गन की बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो वो है दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका काम ही यही है कि पीस और सिक्योरिटी वर्ल्ड में मेंटेन रखना, कंपल्सरी रेजोल्यूशन लेना और कंट्रीज को बोलना कि वॉर में पार्टिसिपेट मत करो या जो वॉर कर रहे हो उसको रोको। ये रेजोल्यूशन ये पास करती है। इसके पास 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 होते हैं परमानेंट, 10 होते हैं नॉन परमानेंट, और जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास होती है वेटो पावर्स। दैट इज व्हाई इट इज नॉट रॉन्ग टू से, जब हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक बायस कभी कभी ओपिनियंस भी देती है वर्ल्ड सिनेरियो में। फिर आते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी सोशल काउंसिल पर। सिंपल नाम ही बता रहा है कि इकोनॉमी और जो सोशल इश्यूज को रिजॉल्व करने में हमारी ये वाली ऑर्गन काम करती है, और ये कोऑर्डिनेशन कॉर्पोरेशन मेंटेन करती है बिटवीन द न्यूमरस एजेंसीज। इसके पास मेंबर्स हैं दोस्तों 54, जो जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, 3 साल का मैंडेट रहता है। ट्रस्टरशिप काउंसिल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो अनऑपरेशनल हो चुकी है 1994 से। अब व्हाट आर द अदर, ये तो बोले हमने ऑर्गन्स, ठीक है, मेन ऑर्गन्स बात की है। अब एजेंसीज भी हैं। यहां पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जिनके बीच में काम बटा हुआ है। सबसे पहले आती है फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सुना होगा न्यूज़पेपर में, FAO कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है रोम में, इटली में, और इसको बनाया गया था जब यूनाइटेड नेशन बनी थी 1945 में, और ये चीजें याद रखनी है। फिर आती है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये फाउंडिंग ईयर इसका क्या था? 1865। इस एजेंसी ने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन को 1947 में, जब भारत आजाद हुआ। हम ऐसे इसको रिलेटिवली याद रखेंगे। नेक्स्ट आती है जो इंटरनेशनल फंड देता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, दैट इज द मीनिंग, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है अगेन जहां पे आपके FAO का है, रोम, इटली में। इसका फाउंडिंग ईयर था 1977। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी इज द ILO, लेबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो लेबर लॉस के साथ डील करती है। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, जेनेवा अगेन। फाउंडिंग है 1 साल के बाद जब यूनाइटेड नेशन बनी थी, दैट इज 1946। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जब हम बोलते हैं मैरीटाइम, हम क्या रेफर कर रहे हैं? हम सीज को रेफर कर रहे हैं, हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को रेफर कर रहे हैं, सीज की सिक्योरिटी को रेफर कर रहे हैं, जो कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत से युद्ध इन मैरीटाइम और पर ही हुए हैं, ठीक है। सो दैट इज IMO। इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम, लंदन में। इसने ज्वाइन किया था 2 साल के बाद जब यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुई थी, दैट इज इन 1948। फिर आते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वेरी वेरी इंसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। व्हाट इट डज, इट प्रोवाइड लोन्स, ठीक है, टू द डेवलपिंग कंट्रीज। कहां पर है इसका आपका हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स में। वॉशिंगटन DC इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। कब बनी थी? जब आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था। कब बना था? 1945 में। अगेन आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सुना होगा, यूनेस्को साइट्स, यूनेस्को हेरिटेज साइट, कल्चरल साइट। कितनी साइट्स को डिक्लेयर किया गया है इंडिया में एज ए यूनेस्को के अंडर, ठीक है। सो यूनेस्को डील्स विद दैट। कैपिटल कहां पे है? फ्रांस। कहां? फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस, ठीक है। कब बनी थी? यूनाइटेड नेशन के 1 साल बाद, 1946 में। WHO, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हेल्थ सिक्योरिटी के साथ डील करती है। एंड इसका काम, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कब बनी थी? 2 साल बाद, 1948 में। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर्स ऑस्ट्रिया, वेना में। कब ज्वाइन किया था इसने यूनाइटेड नेशन को? 1966 में।
अदर थिंग इज यूनाइटेड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मल है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। बनी थी, ये हेडक्वार्टर्स है इसके कनाडा मॉन्ट्रियल में। कब ज्वाइन किया था? 1944 में। देन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। कब ज्वाइन किया था? 1967। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, रोम एंड इटली 1977। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, बर्न स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, 1874 में ज्वाइन कर चुकी है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, छोड़ दो। वर्ल्ड नेशन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, कहां पे है कैपिटल? स्पेन, मैड्रिड में। एंड ज्वाइन कब किया था? 1974 में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ज्वाइन 1950 में किया था। वर्ल्ड बैंक जो लोन्स प्रोवाइड करेगा, वॉशिंगटन डीसी यूएसए। कैपिटल कहां पर है? 1944, सॉरी फाउंडिंग कब है, डेट क्या है? 1944। अब हम देखें यूनाइटेड नेशन एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द यूएन सिस्टम, जिनमें से आते हैं, ठीक है। सो देयर आर सेवरल एजेंसीज भी हैं, बॉडीज भी हैं, इंस्टीट्यूट्स भी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो यूनाइटेड नेशन के अंडर वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। अनदर सेवरल एजेंसीज हैं जो अगेन यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करती हैं, जो इस्टेब्लिश करती हैं। एंड ये कह सकते हैं कि ये पहले प्रीडेट बन चुकी थी, इनको एड ऑन यूनाइटेड नेशन ने बाद में किया है। दे परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन अक्रॉस रीजन्स, डोमेन्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हम डिस्कस करते हैं, जिनमें से आता है, ये सुना होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कैपिटल जो हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी, कीनिया में, साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में पड़ता है। फाउंडिंग ज्वाइन किया था इसने 1972 में। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो चिल्ड्रन राइट्स के लिए काम करती है, इस यूनिसेफ, ठीक है, इसके कैपिटल है न्यूयॉर्क, यूएसए में हेडक्वार्टर्स है। ये ज्वाइन कर चुकी है यूनाइटेड नेशन को 1946 में। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जितनी भी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, यूएसए, ज्वाइन किया है 1967 में। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, जब माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज जो कंट्री की वॉर टाइम सिचुएशन में निकाल दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ द रीजंस, और दूसरी कंट्री में ये शेल्टर लेते हैं, उन रिफ्यूजीज के राइट्स के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसके बहुत से रिपोर्ट्स आप बहुत से न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं, ठीक है, जो वियना एंड ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। ज्वाइन इसने 1997 में किया था। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इंटर रिलीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर है इटली, तुरन में, इसने ज्वाइन किया था 1968 में। यूनाइटेड नेशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, अगेन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मतलब जितने भी वर्ल्ड में डिजास्टर्स होते हैं, सुनामी, अर्थक्वेक, उनके लिए काम करती है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 1999 में ज्वाइन किया था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क, यूएसए, हेडक्वार्टर 1965। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी टोक्यो, जापान 1972। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जल्दी से पढ़ लेते हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड 1964। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इट इज हेडक्वार्टर्स है वियना, ऑस्ट्रिया 1957। जस्ट अ मिनट, ओके, कन्वेंशन, अच्छा। Then joint United Nations program on HIV and AIDS to eradicate HIV and AIDS from the world, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ज्वाइन किया था 1994 में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम, इटली 1961। ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इसका है हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड 1993। सो व्हाट आर द कन्वेंशन, सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं जो हम इस टेबल में पढ़ेंगे, जो यूनाइटेड नेशन से जिनका ताल्लुक रहा है। सो दीज कन्वेंशंस वो, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, रियो समिट, ठीक है, मिनामाता कन्वेंशन, यूएनसीआर, इटलोस, मॉन्ट्रियल का प्रोटोकॉल। सो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन राइट्स, कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कन्वेंशंस लॉन्च हुई थी। अब हम देख रहे हैं इंडिया और यूनाइटेड नेशन को, हम देखते हैं कि इनका रिलेशन आपस में क्या रहा, या इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया। सो इंडिया वॉज अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स में से आता है यूनाइटेड नेशन को। इवन इंडिपेंडेंस इसको मिली 1947 में, पर इसने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर लिया था
इसने साइन की थी डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन की 1944 वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड इट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक। सो इट इज वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कह सकते हैं। ये सपोर्ट करता है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन को, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है। यूनाइटेड नेशन फील्ड वर्क इन इंडिया आर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इसके ऑफिसेज, इसके प्रोग्राम, इसके फंड्स in the country currently are working in the country. There are 26 UN एजेंसी जो इंडिया में है जो वर्क कर रही है और इनके हम माइलस्टोन्स को डिस्कस करते हैं जो इन्होंने क्रिएट किए हैं इंडिया में। सबसे पहले आती है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसने इंडिया में अपना ऑपरेशन बिगिन किया था 1948 में। इसका टास्क क्या है? इंडिया के जो फार्म, क्योंकि इंडिया इज अ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है ना, सबसे बड़ा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कौन है? एग्रीकल्चर। सो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, इसकी प्रायोरिटी क्या है कि जो इंडिया की फूड और फार्म सेक्टर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको रिफॉर्म करना थ्रू टेक्निकल इनपुट्स के साथ और पॉलिसी डेवलपमेंट के साथ। ओवर द एफओ ने काफी मेजर कंट्रीब्यूशन की है इन रिजॉल्विंग इश्यूज लाइक एक्सेस ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड्स, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर with the sustainable development goals in full swing। FAO प्राइमरी फोकस क्या करता है कि इंडिया की सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कंट्रीब्यूट कर सके। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एज आई सेड, इसने हेल्प की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इन कमर्शलाइजिंग द स्मॉल एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, स्मॉल होल्डर जो एग्रीकल्चर्स थे, जैसे स्मॉल होल्ड जो क्रॉप्स ग्रो करते थे उनको कंट्रीब्यूट किया है, उनकी मदद की है, स्मॉल फार्मर्स की कैपेसिटी को बिल्ड किया है, उनकी इनकम बढ़ाते हुए, मार्केट अपॉर्चुनिटीज देते हुए उन्हें। इनफैक्ट इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने औरतों की मदद की है बाय गिविंग देम फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विद कमर्शियल बैंक्स ताकि आसानी से वो लोग लोन्स ले सकें। देन आता है यूनाइटेड नेशन एड्स एंड HIV पर, जिसपे इंडिया ने काफी काम किया है इस जॉइंट एजेंसी के साथ। इस एम का है कि HIV की जितनी भी इन्फेक्शंस हैं उसको इरेडिकेट कर सके इंडिया के डायस्पोरा से। बिटवीन 2001-2012 अगर फैक्चुअल बात करें, टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज इन इंडिया 50% डाउन हो गए थे HIV और एड्स की, विच वॉज द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। सो फार इज दिस इंडिया is able to manage the trend। फिर आते हैं एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट्स अ रीजनल इंस्टीट्यूट जो स्टार्टअप हुआ था 1977 में। इसका काम है कि ये इनोवेशन, मैनेजमेंट, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन करेगा इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया काफी क्लोजली इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, राइट। देन आते हैं यूनेस्को। यूनेस्को साइट्स, हेरिटेज साइट्स, कल्चरल साइट्स जरूर आपने सुना होगा। इंडिया इसके साथ भी काफी क्लोजली एसोसिएटेड है। इंडिया हैज बीन कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट हुआ है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को सिंस 1946 के साथ। यूनेस्को कैटेगरी 1 इंस्टीट्यूट ने डेडिकेट किया है एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वॉज एस्टैब्लिश 2012 में हुआ था। इसे कहते हैं हम लोग महात्मा गांधी फॉर एजुकेशन इन पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं लोकेटेड न्यू दिल्ली में, हमारी कैपिटल। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो काफी क्लोज काम कर रही है इंडियन गवर्नमेंट के साथ टू इंप्रूव द हेल्थ आउटकम्स। इसने इरेडिकेट करने में बहुत मदद की है। इरेडिकेट होता है मिटाना कुछ डिजीजेस को, लाइक जैसे कि कॉलरा, कंट्रोलिंग अदर्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, सिमिलरली अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो प्लेड अ ग्रेट रोल। सो अगर हम इंडिया की कंट्रीब्यूशन, ये तो हो गया कि यूनाइटेड नेशन की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडिया, और अगर हम करें कि यूनाइटेड इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूट किया यूनाइटेड नेशन को, तो वी विल हैव अ क्विक ग्लांस ओवर इट। इंडिया ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब ड्राफ्ट हो रहा था चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। इंडिया की हिस्ट्री इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखती है कि वो ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा एडवोकेटर है, क्योंकि वो अहिंसा और नॉन वायलेंस का सबसे बड़ा एडवोकेटर था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल जो एसोसिएटेड थे अहिंसा से, वो अशोका द ग्रेट टू लेकर महात्मा गांधी थे, जिन्होंने इंडिया को स्लेवरी से बाहर निकाला था। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ये जरूरी है जनरल असेंबली का पढ़ना, विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी 1953।
इंडिया की कंट्रीब्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यू कैन रीड इट ऑल्सो। इंडिया हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड पीस कीपिंग, जितने भी मिशन होते हैं, आपने कभी भी देखा है दो कंट्रीज के बीच में वॉर होती है और अगर इंडिया के दोनों एलाइज हैं या फ्रेंड्स हैं तो व्हाट इंडिया का स्टांस क्या रहता है, वो बड़ा न्यूट्रल रहता है। इनफैक्ट इंडिया को इजराइल से बहुत फायदा था, बट स्टिल इंडिया ने कंडेम किया है इजराइल को ऑन एवरी इनह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, ठीक है। एंड दैट इज द कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी है इस कंट्री की, क्योंकि इसकी फाउंडेशन ही ह्यूमन राइट्स पर रखी गई थी, राइट। इंडिया ने अपने पीस कीपिंग ट्रूप्स भेजे हैं कोरिया में, कॉन्गो में, इजिप्ट में, हाती में, सोमालिया में, इवन के पैलेस्टीन में भी ट्रक्स गए हैं, फूड ट्रक्स टू द पैलेस्टीनियन पीपल गए हैं। इंडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहता है ट्रूप्स का और इंडिया ने ये अपनी इंटीग्रिटी अभी तक मेंटेन रखी हुई है। महात्मा गांधी के जो आइडियल्स हैं वो रेजोनेट करते हैं यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स के साथ। इनफैक्ट 2007 में यूनाइटेड नेशन ने अक्टूबर 2 जो महात्मा गांधी का बर्थ डेट है, जिसे हम अपने नेशनल हॉलिडे मनाते हैं, उसको अपना लिया था एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 जून को डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। सो यूएन रिफॉर्म्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस जो यूनाइटेड नेशन फेस करता है, क्यों ऐसा होता है कि इतनी बुलंद ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी देयर आर वॉर्स, अभी भी जो वॉर्स चल रही हैं इन गल्फ कंट्रीज, पैलेस्टीन, लेबनान एंड ईरान इज देयर, इराक एंड ईरान इज देयर। सो क्यों ये वॉर का सिनारियो बना रहता है, इनफैक्ट जबकि हमारे पास इतनी बुलंद ऑर्गेनाइजेशन है। सो देयर आर समथिंग, कह सकते हैं कि एक जियोपॉलिटिकल एग्रेशन रहा है, या कह सकते हैं कि इंट्रा सीजन रहा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स मैग्नीफाई कर दी जाती हैं क्योंकि ग्लोबल पावर्स खेलती हैं, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, लाइक दिस। एंड दे, इनका एक मेजर एजेंडा रहता है कि वॉर रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि इनका अपना इंटरेस्ट यहाँ पर मुकम्मल होता है। इसमें ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, एक क्विक ग्लांस लीजिए। मिलिट्री इन्वेंशंस हैं, रिजीम चेंज, एज वी हैव सीन कि ये यूरोपियन वर्ल्ड 19th सेंचुरी से भी पहले का इसमें एक रित बनी रही है कि मिलिट्री चेंज हो जाती है, कह सकते हैं कि रिजीम चेंज हो जाती है और हर रिजीम का अपना अपना एक एजेंडा होता है, ठीक है। सो देर इज ऑलवेज अ पैनिक ओवर द फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, कि जो बेचारी कंट्री जो हार्ड हिट होती हैं वॉर सिनारियो से या डिजास्टर से, उनको माइग्रेशन की भी काफ़ी ज़्यादा, रिफ्यूजीज की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है यूनाइटेड नेशन को। ह्यूमैनिटेरियनिज्म के साथ हमेशा यूनाइटेड नेशन ने स्ट्रगल किया है बिकॉज यूनाइटेड नेशन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स हमेशा कॉम्प्रोमाइज होती हैं जब एक वॉर की सिचुएशन या कोई डिजास्टर इंपैक्ट करता है दुनिया को, ठीक है। सो विद दिस हमने जो मेजर टॉपिक है यूनाइटेड नेशन, उसके ऑर्गन्स, जितना हमें लगता है कि एक एग्जामिनेशन में ये पूछ सकते हैं वो हमने कंपाइल कर दिया है। और आपको आकिब सर ने ऑलरेडी क्वेश्चंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस दिए हैं, यू कैन गो एंड प्रैक्टिस ओवर देयर। सो विद दिस हमारा जो टॉपिक है यूनाइटेड नेशन और उसके ऑर्गन्स का, वो टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट सार्क। सो टिल देन अपने फेस्टिवल की शॉपिंग एंजॉय कीजिए and stay healthy, stay good, stay happy. Till then, take care and bye-bye.